वेलकम टू पाथ ऑफ एग्रीकल्चर। आज हम अभी आप देख सकते हो, हम अभी बटाका के जो प्रोसेसिंग यूनिट है वहाँ पे इसको जो ग्रेडिंग वगैरह होता है वो, तो आज हम जानेंगे कौन कौन सी इसमें वैरायटी होती है, फिर कैसे इसका उत्पादन से लेके सारी A to Z चीज़ें हम जानेंगे। तो हमारे साथ फार्मर है, आप अपना नाम और गांव वगैरह सब बताइए। मेरा नाम पटेल ईश्वर भाई जसा भाई, रामपुरा कंपा, तखतगढ़ वाला बाजू में गांव में, और हमारी पोस्ट लगती है मोहनपुर, तालुका तलोद, जिला साबरकांठा। और आपकी? हमारा नाम है योगेश कुमार डायाभाई पटेल, रामपुरा कंपा, पोस्ट मोहनपुर और तलोद तालुका है। तो आप कितने साल से ये बटाका की खेती कर रहे हो? कम से कम 15 साल। 15 साल से। और आप कितना बीघा में आप वावेतर करते हो? हमारा अभी 45 बीघा है। 45 बीघा। और अराउंड आपके ये जो आसपास एरिया है कितना बीघा में होता होगा अंदाजी? ये एरिया में जो किसान है उसके पास, जिसके पास वो पानी की सुविधा है, उसमें 90% पोटैटो का करते हैं, फार्मिंग होता है। पोटैटो फार्मिंग होता है। तो यहाँ पे मोस्टली कौन कौन सी इसमें वैरायटी होती है, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो कौन कौन सी वैरायटी इसमें होती है? इधर मेन वेराइटी है LR पोटैटो बोलता है। LR मतलब वो जो वेफर में अभी जो कंपनियां वाला लेते हैं ना, ज़्यादा उसका वेफर का यूज़ होता है। लाल वेफर जो बालाजी वाला। लाल बालाजी है, वो गोपाल है, दूसरी कंपनी है, ऐसा है। वो ज़्यादा होता है। दूसरा वो अपने वो खाने के लिए यूज़ करते खाने के लिए वो लोकर है, चिप्सोना है, पेप्सिकम है, ऐसी वैरायटी का। अच्छा, तो जैसे बालाजी रेड होती है, फिर नॉर्मल खाने के लिए लोकर वाइट होती है, हाँ। तो उसमें और दूसरे कोई रेड वाइट के अलावा और कोई इसमें कलर, क्या डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा उत्पादन आता है उसमें? हाँ, उत्पादन में ऐसा है ना कि वाइट का भी उत्पादन आता है और इसका भी LR का भी उत्पादन आता है। मगर क्या है, उत्पादन में LR वाला है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी वाला ले जाते हैं। हाँ, अच्छा। इसीलिए हमको क्या है, उसका वो दिक्कत नहीं। पेमेंट का कोई पीछे से कोई ट्रबल कम होती है। अच्छा, तो अब ये जो लाल बटाका है, तो आप उसका करते हो, तो उसका कब उसको लगाना चाहिए, कौन सा मंथ, फिर उसका बियारण जो होता है जो उसकी, तो वो कहाँ से आप मोस्टली लाते हो, और वो सारी चीज़ें आप बताएंगे। अभी इसका सीड्स तो बहुत महंगा आता है, इसीलिए ज़्यादा से ITC वो पंजाब में से हम लाते हैं, वो बहुत महंगा होता है। मगर हम क्या करते हैं, ITC वाला जो सीड्स आता है उसको एक साल बो देते हैं, और उसमें से जो उत्पादन मिलता है उसमें से अच्छा बियारण रख कर दूसरे साल हम उसमें बोते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब से आता है सीड्स। तो ये जो आपने ऐसे उत्पादन लेके करते हो, कितने 2-3 साल कितने साल चलता है, फिर नया कब लाना पड़ता है? हम तो ज़्यादा से ज़्यादा एक साल ITC सीड्स लगाते हैं और दूसरे साल उसका यूज़ कर देते हैं। फिर दूसरी साल दूसरा नया ITC मंगवाते हैं, जो ITC हाँ पंजाब से ही आते हैं। अच्छा, तो एक बार ला के आप 2 बार यूज़ करते हो, फिर वापस से ITC का लाते हो? ज़्यादा कोई एक बार ही यूज़ करता है, मगर एक बार यूज़ करने में वो सीड्स बहुत महंगा पड़ता है। इसीलिए हम एक अच्छा सीड्स ला के एक बार लगा के दूसरी बार उसका यूज़ करते हैं। वो सीड्स का रेट कितना रहता है? अभी रेट का तो हर साल अलग अलग ही होता है। एवरेज कितना? इतना एवरेज तो ये साल भी 1500 रुपया 50 किलो का बैग आता है, वो आता है ITC आए थे ये साल। 1500 का 1500 रुपये का 50 किलो का एक बैग आता है। हाँ, और जो LR आता है वो सस्ता आता है उसमें? जो आपने बोला जो वाइट हम खाते हैं, वो LR सस्ता आता है कि नहीं? वो उसका पता नहीं लगता है। अच्छा, भाव का तो क्या है, अगले साल वाइट वाला बिल्कुल कम था, ये साल वाइट का भाव तेज है। अभी कितना चल रहा है ऐसे? अभी तो ये वाइट वाला तो 325 रुपया 20 किलो का भाव है। 20 किलो का? हाँ, और ये रेड वाला LR है, उसका 230 से 250 तक भाव ये साल है। अगले साल बिल्कुल कम था, आ साल तेज है। वो तो भाव का कोई हाँ, वो तो उतर। तो फिर कौन से मंथ में इसको लगाना है? हाँ, और लगाने से पहले क्या क्या इसको करना पड़ता है? लगाने से पहले उसको क्या है, पहले तो बरोबर जमीन को, ये जो समर है उना गर्मी के सीजन में दो तीन बार उसकी ट्रैक्टर से खेड़ करते। बाद में जब उसका बोने का टाइम आओ, तब पहले वो सीड्स जी चौमासू पाक है, जो रेनी सीजन है, उसमें से जो पाक हम लेते हैं, कोई मूंगफली बाता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली आती है हमारे से, वो मूंगफली निकाल के हम उसको 11वें महीने में नवंबर में
10 तारीख से पहले उसको पानी पिला देते हैं, खेत को पूरा एकदम गीला कर देते हैं। हाँ। फिर उसको एक भी 2 बार ट्रैक्टर से ट्रैक्टर से खुदाई कर देते हैं। बाद में उसको 10 नवंबर से 25 नवंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा उसका सीड्स बोने का अच्छा टाइम है। अच्छा, वो टाइम अच्छा है। हाँ, 25 और हाँ, 10 से 25 नवंबर। 10 नवंबर से 25 नवंबर तक अच्छा। वो अच्छा टाइम है। फिर कोई किसी के कोई तकलीफ से हो जाए तो 5 दिन लेट हो सकता है, मगर अच्छा टाइम 10 नवंबर से 25 नवंबर तक। हाँ। और इसमें ये जब बुआई से पहले इसको जैसे सीड ट्रीटमेंट फिर वगैरह इसमें क्या करना रहता है? उसकी देखा है कि जो बोरी रख के फिर उसको पानी दे के वो उगाने के लिए उसकी आँख निकले तब तक वो क्या होता है वो बताएंगे? जो सीड्स है वो कोल्ड स्टोर में से निकलता है, वो अपने घर पे लाके उसको कम से कम 1 सप्ताह तक अपने घर पे रखते हैं, तो उसमें से जो उसका वो अंकुर निकलते हैं, हाँ, मतलब जो बटाके की आँख कहते हैं। हाँ, आलू के जो अंकुर निकलते हैं वो जब निकले तब उसको जो ज़्यादा बड़े वाला हो तो उसका पीस कर देते हैं, और छोटे वाला हो कम से कम 30-35 ग्राम का एक पीस होना चाहिए। इतना वो हम करते हैं, और उसके बाद उस कटाई करके उसमें जो दवाई मिलाना है, फंगीसाइड मैंकोजेब 75% आता है वो लगाते हैं। दूसरा गौचो आता है उसका भी ट्रीटमेंट करते हैं, वो उसको सुखा के कंप्लीट करके जब बोने का टाइम हो तब उसका कटा भर के खेत में जाके वो बोते हैं। और उसके साथ जो उसका ये अपने फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, वो उसमें DAP, पोटास वो जो आते हैं सब उसका साथ पहले जो उसका प्लांटर होता है वो प्लांटर में 2 साइड अलग होती है। एक बॉक्स में से रासायनिक फर्टिलाइजर जाता है और एक बॉक्स में से ये आलू का सीड्स जाता है। दोनों जमीन के अंदर थोड़ा सा गैप पड़ता है, वो अलग रहता है, बस वो फर्टिलाइजर के साथ सीधा सीड्स मिलना नहीं चाहिए। नहीं तो जर्मिनेशन में उसको अंकुर निकलने में तकलीफ होता है। और ये कितनी डेप्थ यानी कितनी ऊंचाई में मोस्टली होता है? और बीघे में जो इसका जो बेड बना ऊपर तो वो कितने बाय कितने का? हाँ, अभी नया जो लास्ट में जो चलता है वो हमारे 30 सेंटीमीटर का 30 इंच का बेड बनता है। एक प्लांटर में ऐसा 2 बेड साथ में बनता है। इसमें से ये 30 इंच का जो बेड है इसके अंदर 2 चास आता है। कोने हाँ, प्लांटर मतलब एक साथ 2 बेड बनता है तो 4 चास एक साथ में इसका बोइंग होता है। अच्छा, और 2 चास के बीच का अंतर कितना होगा? 30 इंच का 2 बेड होता है, मतलब हाँ, बीच में एक 12 इंच का 1 फीट जितना। हाँ, इतना जगह ट्रैक्टर का टायर चले इतना ही इतना गैप रहता है। और उसको जब बोते हैं तब पूरा उसका जो पानी पाया है जो खेत में उसका जो बुआई करते हैं उससे पहले उसका जब उसका बेज हम हमारे गुजराती में बोलते हैं वराब, जब वराब अच्छा आता है तब अब उसका बोइंग करते हैं। और जब ये प्लांटर चलता है तो कम से कम 2.5 से 3 इंच गहरा पड़ता है। अच्छा, 2.5 से 3 इंच। हाँ, इसके ऊपर इतने ऊपर माटी आ जाती है। अच्छा, मिट्टी ऊपर आ जाती है। फिर कितने दिन के बाद इसमें जर्मिनेट होके कम्प्लीटली दिखता है? कितने दिन उसमें लगता है? हाँ, वो कम से कम 20 दिन के बाद पूरा निकल जाता है। 15 दिन से चालू हो जाता है, मगर पूरा जब वो है वो 20 से 22 दिन तक में पूरा निकल जाता है। अच्छा, 20 से 22 दिन में। फिर उस टाइम हमको जैसे पर बीघे का आपको पता होगा कितना हमको खाद पानी और क्या क्या लगता है? बीघे के हिसाब से कितना लगता है? अभी जो जैसा किसान DAP डायमोनियम फॉस्फेट आता है, वो फर्टिलाइजर हम इधर 1.5 से 2 बैग 1 बीघा में। अच्छा। हमारे इधर 24 का बीघा का 24 गुंठे का 1 बीघा। 24 गुंठे का 1 बीघा गिनता है। उसमें 1.5 से 2 DAP जाता है और 1 से 1 बैग पोटास की जाती है। अच्छा, वो हम पाया में डालते हैं। अच्छा। और बाद में पोटास दूसरी फिर जब तक जो चालू रहता है तब तक देना ही पड़ता है, वो ड्रिप में देते हैं ज़्यादा से। मोस्टली ड्रिप में ही आलू का बुआई होता है। और उसमें ये पोटाश है, फिर उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें बाद में ज़्यादा हमको ये देनी चाहिए?
दूसरी तो उसके ज़्यादा साइज के लिए, और कौन सी चीज़ें ज़्यादा हमको और कौन से टाइम पे दे तो उसका जो साइज है और जो वजन वो कम्प्लीटली आए। वो तो जब तक उसका वो 20 दिन से 25 दिन हो जाए, बाद में जब ये पानी हम बेचते तो उसके अंदर जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर आता है, हाँ इसमें वो उसका उपयोग करते हैं हम। हाँ उसमें से जो ये ज़्यादा से ज़्यादा पोटास होता है, हाँ दूसरा न्यूट्रिशन आता है जो माइक्रो, हाँ माइक्रोराइजा और हाँ माइक्रो, वो उसका भी यूज़ करते हैं। उसका हम पूरा पूरा शेड्यूल बना देते हैं और वो जो अपने डेट टू डेट वो ड्रिप में लगा देते हैं वाटर सोल्यूबल। और आप लोगों को भी ये शेड्यूल पूरा चाहिए तो वो हम नीचे भी डाल देंगे, और वीडियो के एंड में भी वो पूरा शेड्यूल हम हाँ इनसे लेके वो भी हाँ वो बता भी देंगे हम। अभी वो क्या सब हाँ, याद वो नहीं पूरा रहता। याद नहीं होगा। और फिर उसमें कौन कौन सी दिक्कतें ज़्यादा आती है इसमें, तो कौन से कोई डिजीज़ रोग या फिर ज़्यादा आ गया तो उसको कंट्रोल करना चाहिए, वरना उत्पादन आधा हो जाता है। तो कौन सी चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए? पहले तो उसका पानी जो देना है वो समय सर शेड्यूल के हिसाब से देना है, फर्टिलाइजर से देना है। अभी जब उसको ये रोग में शुरुआत में आता है तो पहले तो सूखा रखा आता है, हाँ जो छोड़ सूख जाता है हाँ उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। फिर वो कभी मोला मच्छी जैसी चीज़ आती है तो उसको भी स्प्रे करना पड़ता है। जब फंगीसाइड, हाँ। इसमें फंगीसाइड ज़्यादा आता है तो फंगीसाइड का जो भी ट्रीटमेंट है वो भी करना पड़ता है। बाद में जो जैसा जैसा वो ये वातावरण चलता है हाँ उसके हिसाब से जो रोग आता है, देखो बादल का, हाँ ज़्यादा आ गया। हाँ बादल आ गए ऐसा हो गया तो ये अंदर वो रोग ज़्यादा आ जाता है। तो उसी पर जब देखना रहता पड़ता है हर हर हर, हर रोज़ कि कैसा रोग है, वो भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। फिर जब उसकी कंप्लीट हो जाता है तब उसके लिए जो अंदर खतरपाक वो बोलते हैं निंदामंडाशक, हाँ निंदामण जो निकलता है उसकी भी दवाई लगाना पड़ता है जिससे वो निंदामण कम कंट्रोल हो जाए। और जब आलू पकने का टाइम हो, हाँ मतलब उससे थोड़ा समय पहला, हाँ वो भी क्या है इसमें जैसे पहले सुखारा आता है फिर पीछे से भी सुखारा आता है। हाँ जो छोड़ है हाँ वो सूख जाता है तो उसका भी ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करते हैं या फिर वो ड्रिप में ही दिया जाता है? हाँ वो उसमें भी ड्रिप में लगाने का भी आता है और स्प्रे करने के बाद आता है। जो जैसा जो टाइम हाँ। वो फंगीसाइड में है वो भी उसके साथ ही दे स्प्रे भी करना पड़ता है। अच्छा। और फिर अगर ये सब हो गया, फिर ये कितने दिन में ये होता है? लाल बटाका, वाइट बटाका, सबका टाइम एक ही रहता है? कितने महीने में ये कम्प्लीटली रेडी हो जाता है? जैसे नवंबर में हमने डाला, हाँ। तो कौन से तो मार्च में? कम से कम हम 100 दिन की गिनती करता है, 100 दिन में आलू तैयार हो जाते हैं। 100 थे 105 दिन हो जाए तब उसको निकालने का अच्छा। प्रयोजन करते। फिर जैसा हवामान, जैसा पानी का भेज, खेत में पानी भेज ज़्यादा हो तो 2 दिन लेट भी हो सकता है। हाँ हाँ उस हिसाब से। हाँ। हाँ। उसमें और देखिए तो बीघे में ये लाल बटाका है उसकी, तो लाल बटाका का कितना उत्पादन आता है? लाल बटाका का जो अच्छा हो तो बीघे में 400 मन हो जाता है। और जो वाइट बटाका एलआर का जो बड़े एकदम, तो वो उसका लाल का ही है। एलआर का मैं बोलता हूँ 400 से ज़्यादा भी होता है हाँ भाई। जो उसका ट्रीटमेंट कम हो तो कम भी होता है। एवरेज इतना एवरेज हम अभी 400 बीघे का 400 मन गिनते हैं एलआर का। एलआर का। और वाइट का भी? वाइट में जो जैसी जात, अभी इसमें वाइट में जो लोकर है हाँ लोग। वो 400 से 450 भी जो हो जाता है बीघे का। और अभी ऐसे मार्केट में एवरेज रेट कितना रहता है, या इतने से इतना तो रहता ही है ऐसा एवरेज? एलआर का 200 से कम नहीं होता है। अच्छा। और वाइट का ये साल ज़्यादा है, हाँ अगले साल बिल्कुल कम था। उसको एकदम कहना मुश्किल उचित नहीं है। तो भी अगले साल कितना कम, कितने गया था? अगले 200 के अंदर चला गया था। 150 हो गया और था। अभी 350 कितना? अभी तो 300 से ऊपर है। 300 से ऊपर है। हाँ 300 350 भाव है ये साल। हाँ तो अब हमने बटाका निकाल के सब ला दिया, तो उसके बाद हम अभी ये प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। तो अभी हम देखेंगे, आप देख रहे हो गाड़ी अनलोड हो रही है, तो अब हम देखेंगे इसका प्रोसेसिंग, इसको अलग अलग ग्रेड वाइज जो ग्रेडिंग होता है वो हम देखेंगे। तो आप जल्दी से देख सकते हो। आवाज तो ऊपर है।
सबसे पहले जो गाड़ी आती है तो यहाँ पे एकदम अनलोड होती है, तो फिर यहाँ से क्या पूरी प्रोसेस है और कैसे ग्रेडिंग होता है वो बताएंगे। हमारा खेत में जब जाता है तो पहले उसको बोलता है डिग्गर। हाँ। डिग्गर से उसका खुदाई होता है। खुदाई खुदाई होता है तो उसके साथ जो मजदूर रखते हैं वो एक एक आलू लेके सब वो ट्रैक्टर के टेलर में भर देते हैं, और ट्रैक्टर टेलर वाला इधर आता है, इधर आके हाइड्रोलिक करता है और ये हॉपर में, इसको हॉपर बोलता है, इसमें ये सब खाली हो जाता है। हाँ, ट्रैक्टर को हॉपर में डालते हैं। ट्रैक्टर इसमें ऊपर में यहाँ पे खाली होता है। फिर इसके बाद हम अभी इसके ये नीचे से ये जो इसको बोलता है कन्वर्टर बेल्ट। कन्वर्टर बेल्ट है वो, ये चालू होता है तब इधर नीचे से वो आलू निकलता है, जितना जरूर पड़े वो इधर से जाते हैं। अभी वो आलू इधर मशीन में आता है, फिर ऊपर में आता है आलू, और उधर से नीचे ऐसी तरह के कन्वर्टर में चालू होता है, ये ऐसे ऊपर जाता है। और पहले इधर से निकल रहा तो जिन्हें जो उसमें जो मिट्टी आती है, और थोड़ा एकदम जो पतला आता है ये साइज का आलू वो इधर से निकल जाता है। ये मिट्टी और छोटे वाला इधर निकल जाता है, नीचे गिर जाता है मिट्टी और ये सब। हाँ, इधर से निकल, हाँ वो तो इतना उसका शॉर्टिंग हो गया। बाद में ये इधर पड़ते हैं, इधर में रोलर है वो सब अलग अलग साइज है। कम से कम 45 mm से ऊपर जो आलू है वो आगे जाता है, और उसके जो छोटा होता है ये इधर निकल जाता है। इधर निकल जाता है तो इसके ऐसे ये साइज का इधर निकल जाता है, और उसको हम अलग भर देते हैं। और उसका सब अलग अलग साइज का जगह रोलर देती है, इधर से आता है, बड़े वाला इधर आता है, छोटे वाला इधर नीचे निकल जाता है। अभी इधर आता है तो ये सब मजदूर जो खराब है इसमें, कोई ग्रीन वाला हो गया, कोई कपास वाला हो गया, कोई सड़ गया, वो सब निकाल देते हैं साइड में ऐसे, वो इधर से जाते हैं। और जो अच्छा वाला जाता है वो मशीन में जाता है पीछे। इसका कंप्लीट सॉर्टिंग करते हैं, सॉर्टिंग बोलते हैं। जो बिगड़ा हुआ आलू है इधर साइड में से इधर आ जाता है, और जो अच्छा वाला है इधर आता है। अभी एक ये सब क्या है, एक बोरी वाला भर गया तो गाड़ी से आगे चला जाएगा, और जब वो भर गया तो उसको बंद करके ऐसा बंद करोगे अभी रोज में धीरे भर जाएगा। जब ये जाके आएगा तो वो आ जाएगा, उसका सेटिंग ये सब। और इस प्रकार से उसको स्टोर किया जाता है। हाँ, ऐसे एक भर जाती है, और जब उसका वो गाड़ी का लोड हो जाए तो वो गाड़ी बुला के गाड़ी में उसको भरवा देते हैं, और अपने जिधर व्यापारी हो तो व्यापारी को देते हैं, और नहीं व्यापारी को नहीं बेचना है और हम हमारे सेल्फ में रखते हैं, तो हमें जो स्टोर में है कोल्ड स्टोर में उधर बेच देते हैं। अच्छा, ये कोल्ड स्टोरेज में आप इसको रखते हैं तो इसको ऐसे ही जाने देते हैं, आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है? वो ट्रीटमेंट वो कोल्ड स्टोर वाला करता है, कोल्ड स्टोरेज वो उसकी जिम्मेदारी। हमारा हमें इधर गया उसका काटा वजन करके जाता है, और उसका जो उसके हिसाब के जो उसका किराया होता है वो जब हम उसको लेने जाते हैं तब उसको किराया दे के हम उसको छुड़वा लेते हैं व्यापार करना। और ये इसका एवरेज हम इसको रखना है अगले महीने, पूरा साल भर जैसा रखा है इसको आपने, तो उसका कितना स्टोरेज का कितने केजी पर होता है एवरेज, इसका कितना रहता है? इसका तो क्या है, टोटल बड़ा काटा होता है, वजन काटा। हाँ, वो वजन काटा हिसाब है, ये लोगों स्टोर वाला 1 किलो का जो उसका रेट चलता है, वो रेट के हिसाब से जब उसमें 2 पार्ट होता है, पहले वाला पार्ट होता है वो 15/9, हाँ 15 सितंबर तब तक का होता है, और जो दूसरा है जो हम सीड्स में रखते हैं तो वो 15/11 तक उसका रखना पड़ता है। थोड़ा उसका दोनों में किराए का डिफरेंस होता है, वो हम जैसे जैसे रखते हैं वैसे लेते हैं, जो हमारे ऊपर रखता है तो और व्यापारी को बेच देते हैं, तो सब उसकी जिम्मेदारी होती है। तो अब हमने ये देखा कि कैसे इसका बुआई वगैरह है, फिर इसका प्रोसेसिंग भी हमने देख लिया। तो अभी आप जो ये देख रहे हो शेड, तो इसका कितनी लागत आती है और इसको कैसे बनाना चाहिए?
अभी हमने आलू के लिए शेड बनाया है, उसके अंदर वो ग्रेडर मशीन ज्वाइंट किया है। और जो जब ये आलू निकलता है तो उसको धूप में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, इसीलिए उसका स्टोर करने के लिए। हाँ, ये स्टोर करने के लिए जब तक उसका वो सॉर्टिंग ना हो जाए तब तक के लिए उसको ये इसकी फैसिलिटी हाँ। अच्छी रहती है, इसीलिए हमने शेड बनाया है। और जब ये उसका काम नहीं होता है, आलू का काम नहीं होता है, तब दूसरा जब हम वो फसल लेते हैं उसको भी अंदर रखने के लिए हम यूज करते हैं। हमारा ये ड्रिप पाइप है, उसको भी हम अंदर रखते हैं। हमारा खेती के औजार है, वो ट्रैक्टर है, डिगर है, प्लांटर है, वो जो उसको बोने का वावनिया बोलते हैं, हाँ। वो सब साधन हमको इसको रखने की हमारी फैसिलिटी इसमें मिल जाती है। आइए, तो अब हमने देख लिया कि बड़े का फार्मिंग कैसे करना है, अब कैसे किया, ग्रेडिंग किया, अब उसका स्टोरेज बिगिन किया जाएंगे। तो इस प्रकार से इसको कोल्ड स्टोरेज में कैसे स्टोर करना है उसके बारे में। तो ये पूरा कोल्ड स्टोरेज है, इन्हीं का है, अब देख सकते हो। यहाँ में एलिवेटर्स आते हैं, यहाँ से कलेक्ट करके फिर यहाँ से रखे जाते हैं इसको। तो इस प्रकार की इसको साल भर यहाँ पे स्टोर किया जाता है। और जैसे कि हमको कक्का ने बताया था कि जो सीड्स होते हैं जो TCI से लाते हैं, तो 1 साल करने के बाद जो सेकेंड ईयर उसी को जो यूज़ करते हैं अच्छे बियाण को, वो यहाँ पर स्टोर करते हैं। क्योंकि वो जो उसका जो बियाण आता है, उन्होंने जैसे बोला कि 1550 kg का जो बैग आता है ज़्यादा महंगा आता है, तो इसलिए वो इस प्रकार से रख के फिर उसको यूज़ करते हैं। तो उसका क्या कट पुश डाउन हो जाता है। और यहाँ पे जो फार्मर की यहाँ पे सब्सिडी और बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है गवर्नमेंट के हिसाब से। ऐसे यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट की भी कुछ सब्सिडियाँ होती है, उस हिसाब से अगर फार्मर इकट्ठा होकर बनाते हैं कोल्ड स्टोरेज तो एक अच्छा बेनिफिट भी रहता है। वो ऐसी बहुत सारी स्कीम भी है, उसका आप भी लाभ उठा सकते हो। तो हमने बता दिया सारा पूरा A to Z कैसे फार्मिंग करना है स्टोरेज तक। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम तो हमने देखा ये बटाके के में सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ काका ने शेयर की। तो हम थैंक यू और बहुत धन्यवाद आपका ये किसानों के लिए, ये जो बटाका के में कौन सी वैरायटी, कैसे ग्रेडिंग होता है, कैसे कैसे करना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन। तो इसी प्रकार के और खेती से जुड़ी नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। थैंक यू।